बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ इंटरफेस सेल साइकिल का चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 21 है, इसका इंट्रोडक्शन है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरफेस। उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सेल साइकिल जो चैप्टर है इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की स्कीम के हवाले से, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। सेल साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहले सेल साइकिल हम कहते किसे हैं? सेल साइकिल हम कहते हैं सेल अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, कि सेल के अंदर चेंज आता रहता है। वो ग्रोथ के लिए अपने आप को तैयार करता है तो वो चेंज आता है, जब सेल डिवीजन होती है तो फिर चेंज आता है। तो ये सारे का सारा जो चेंज है जो हम कहते हैं सेल अंडरगोज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, कि सेल के अंदर जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल में पीरियड ऑफ ग्रोथ यानी सेल की ग्रोथ होती है, उसके अलावा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और ये जिस फेज़ के अंदर होता है उसको बोलते इंटरफेस बोलते हैं, इन इंटरफेस है। और इसको रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, मिस्टेकनली रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली मेटाबॉलिक फेज़ है, लेकिन मिस्टेकनली इसको रेस्टिंग फेज़ बोला जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रेस्टिंग फेज़ हम किसे कहते हैं, माइटोटिक फेज़ या इंटरफेस? तो इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। तो रेस्टिंग फेज़, और इसके लिए कितने घंटे दरकार हैं? 23 घंटे इस इंटरफेस के लिए दरकार होते हैं 24 घंटे में से। सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवीजन जो है जब ये अपने आप को तैयार कर लेता है सेल इंटरफेस में, और ये होती है सेल डिवीजन माइटोटिक फेज़। जो सेल डिवीजन होती है उसको क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज़ बोलते हैं, और इसके लिए सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। अब बाकायदा तौर पे हम इंटरफेस की बात करते हैं, माइटोसिस को हम पढ़ेंगे कल। आज हम सिर्फ इंटरफेस को डिस्कस करेंगे कि सेल अपने आप को कैसे तैयार करता है डिवीजन के लिए। तो इंटरफेस जो है इसकी आगे फिर 3 फेजेज़ हैं। G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। इसकी तरतीब आपने याद रखनी है, S फेज़, G2 फेज़, इसको आगे पीछे ना कर देना। G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। एक डायग्राम के ज़रिए हम थोड़ा सा समझते हैं, और उसके बाद जो मैंने लिखा है उसको आप कागज़ों पे समझ आ जाएगा। G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। यहाँ पे मैंने लिखा है M, माइटोटिक फेज़। माइटोटिक फेज़ के दौरान जो सेल होता है अपने आप को डिवाइड करता है, उसमें तो 2 डॉटर सेल बनते हैं। क्या जी? एक ये डॉटर सेल है और एक ये डॉटर सेल है। अब ये दोनों डॉटर सेल, अब इनके अंदर 92 क्रोमोसोम होते हैं, 92 क्रोमाटिड्स, 92 क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और एक डॉटर सेल के अंदर कितने जाते हैं? इसके अंदर भी 46 जाते हैं और इसके अंदर से भी 46 जाते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये जो डॉटर सेल है इसके अंदर G1 फेज़ होती है। तो G1 फेज़ याद रखिएगा, इंटरफेस में सेल अपने आप को ग्रोथ के लिए तैयार कर रहा है, अपने साइज़ के अंदर इजाफा करता है। साइज़ में इजाफा करने के बाद फिर ये एंजाइम बनाता है अपने अंदर रेप्लिकेशन के लिए। उसके अलावा इसके अंदर बेस यूनिट बनते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट बनता है। तो G1 फेज़ में जब माइटोटिक फेज़ के बाद डॉटर सेल बनता है, वो सेल G1 फेज़ में जाता है। G1 फेज़ के अंदर सेल अपने साइज़ के अंदर इजाफा करता है, अपने अंदर रेप्लिकेशन वाले एंजाइम बनाता है, बेस यूनिट बनाता है जो रेप्लिकेशन के अंदर काम आएंगे। तो इसमें साइज़ में इजाफा होता है। उसके बाद S फेज़ आती है। S फेज़ के दौरान सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। आप देख सकते हैं कि क्रोमाटिड और इसके साथ एक और क्रोमाटिड ऐड हो गया है। तो अब ये 46 क्रोमोसोम थे, ये डॉटर सेल, ये G1 फेज़ में ये में 46 क्रोमोसोम थे, अब डबल हो गए, 40 + 40 ये 92 हो गए। तो S फेज़ के बाद आगे G2 फेज़ आती है। G2 फेज़ के अंदर सेल अपने आप को बाकायदा तौर पे सेल डिवीजन के लिए तैयार कर चुका होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ प्रोटीन्स बनती हैं, कुछ एनर्जी बनती है जो सेल को डिवाइड होने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो G1 फेज़ है। G1 फेज़ के बाद फिर माइटोसिस फेज़ आती है, जिसमें सेल डिवाइड करता है 46 क्रोमोसोम, और 40 क्रोमोसोम यानी इसमें ये सेल डिवाइड कर रहा है, दरमियान से ये पिंच हो रहा है, दरार सी पड़ रही है, और ये
46 क्रोमोसोम इस सेल में और 46 इसमें चले जाएंगे। तो इस तरह फिर G1 फेज़, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़, फिर सेल डिवाइड होगा। तो ये सेल डिवीजन है, बाकायदा तौर पे हम स्टडी करते हैं। G1 फेज़ की जब हम बात करते हैं, G1 फेज़ के लिए हमें कितने घंटे दरकार हैं, ये भी आपने याद रखना है। G1 फेज़ यानी इंटरफेज़ में मैंने बोला 23 घंटे होते हैं, तो 23 घंटे में जो 9 घंटे हैं वो G1 फेज़ के अंदर यूज़ होते हैं। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। पोस्ट माइटोटिक फेज़, क्यों? ये माइटोसिस के बाद होती है, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहते हैं। फिर मैंने कहा मिस्टेकनली इसे रेस्टिंग फेज़ कहते हैं, क्योंकि ये हाईली मेटाबॉलिक फेज़ है, इसमें मेटाबॉलिज्म बड़ी हाई होती है, इसको मिस्टेकनली हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज़। अगर आपको MCQs आए तो जो इंटरफेज़ है रेस्टिंग फेज़ ही आपने उसके ऊपर जो MCQs के ऊपर निशान लगाना है, क्योंकि रेस्टिंग फेज़ है, लेकिन मिस्टेकनली इसे रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली मेटाबॉलिक फेज़ है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, सेल अपने साइज़ में इजाफा करता है, मैंने अभी आपको बताया है। एंजाइम फॉर रेप्लिकेशंस, यहाँ पे एंजाइम बहुत बनते हैं। एंजाइम बनते हैं रेप्लिकेशन के लिए, DNA पॉलीमरेज, ठीक है जी, DNA लाइगेज, वो एंजाइम बनते हैं, वो पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 20 है, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। तो इसके अंदर बेस यूनिट बनते हैं। बेस यूनिट्स कौन था? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ये DNA रेप्लिकेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। DNA रेप्लिकेशन के लिए, DNA के डुप्लीकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। S फेज़ जो है इसको सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, और इसके लिए 10 घंटे दरकार है। ये MCQs के लिए भी ये चीज़ें आपने याद रखने। 23 घंटे में 9 घंटे G1 फेज़ पे लगे, 23 घंटे में जो 10 घंटे हैं वो S फेज़ में लगते हैं। और S फेज़ में सिर्फ एक ही बात है कि इसमें DNA की डुप्लीकेशन होती है, क्रोमोसोम अपने आप को डबल करते हैं। 46 से फिर 46 प्लस 46 92 हो गए। माइटोसिस में जाएंगे, 2 सेल बनेंगे, एक में 46, दूसरे में भी 46 चले जाएंगे। उसके बाद G2 फेज़ है। G1 फेज़ जो है, इसको याद रखने का तरीका जो मैंने तरतीब वाली चीज़ें लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एजुकेशन बेस, प्राइम मिनिस्टर साहब एजुकेशन बेस, यानी पोस्ट माइटोटिक फेज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइज, एंजाइम फॉर द रेप्लिकेशन, बेस यूनिट। तो इस तरीके से आप तरतीब वाली याद रख सकते हैं कि पोस्ट माइटोटिक फेज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है, साइज़ में इजाफा करता है, एंजाइम बनाता है रेप्लिकेशन के लिए, और बेस यूनिट बनाता है। तो इस हिसाब से आप आसानी से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और S फेज़ में तो DNA डुप्लीकेशन होती है। उसके बाद G2 फेज़ है। G2 फेज़ की जब हम बात करते हैं, इसके लिए 4.5 आवर्स चाहिए। 23 घंटे में से जो 4 घंटे लगते हैं वो G2 फेज़ के ऊपर लगते हैं। इसको प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं, माइटोसिस से पहले होती है, इसको कहते हैं प्री माइटोटिक फेज़। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। उसके बाद माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं, वो प्रोटीन्स बनती हैं जो सेल को डिवाइड होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद प्रीपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन्स, कि अपने आप को इस फेज़ के अंदर सेल डिवीजन के लिए फुल तैयार करता है। उसके बाद एनर्जी स्टोर, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, किस लिए? सेल डिवीजन के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि सेल ने 1 से 2 होना है, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा दरकार। और आखिरी बात है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स वो हम पढ़ेंगे माइटोसिस में, जब मेटाफेज़, एनाफेज़ बनती है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम को खींचती हैं साइड पे, और इस तरह पोल के अंदर ले जाती हैं, मेटाफेज़ प्लेट बनती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स और RNA बनते हैं। तो दिस इज़ आल्सो नाउन एज इंटरफेज़ G1। इसको याद रखने का तरीका, प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट एजुकेशनल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पोस्ट एजुकेशनल मिनिस्टर। तो इस तरह प्री माइटोटिक फेज़, माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स, प्रीपेयरिंग फॉर द सेल डिवीजन्स, एनर्जी स्टोर हो जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं। तो इसको तरतीब वाइज इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था इंटरफेज़। इसके अलावा एक और बात रह गई, G0 फेज़, G0 फेज़। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं, वो MCQs के लिए आपने याद रखना है। लीवर सेल, जो लीवर सेल है ये G0 फेज़ में जाके दोबारा फिर जो है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल हैं जो G0 फेज़ के अंदर चले जाते हैं, डिवाइड होते ही नहीं, क्या? नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। इंटरफेज़ हमने पढ़ा, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माइटोसिस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।